लोग डर रहे हैं और फेयर पैदा हो रहा है कि यार चैट जीपीटी आ गया है तो हमें रिप्लेस कर देगा, ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। स्मार्ट माइंड हमेशा रूल करता है। आज के दौर में जो स्मार्ट बिजनेसमैन है, स्मार्ट इंडिविजुअल भी है, हर चीज़ आज ओपन सोर्स है। अर्ली अडॉप्ट वाले जो लोग स्मार्ट पीपल कहलाते हैं, तो वो उनको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपने रिक्वायरमेंट किस तरह गैदर करनी है, आपने उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किस तरह करना है, उन रिक्वायरमेंट्स पर एनालिसिस किस तरह करना है, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को आपने एग्जीक्यूशन में किस तरह लेकर आना है, डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह लेकर आना है। तो ये एक जर्नी आप सीख ले तो बहुत इनिशियल लेवल पर ही। लीडरशिप की स्किल्स क्या होती हैं, उसका आपकी लाइफ की सक्सेस में कितना रोल है? लीडरशिप बाय नेचर नहीं होती, ये बाय नर्चर होती है। मेरे अंदर भी मैं कहूँगा बिल्ट इन नहीं थी, मैंने उसको नर्चर किया, खुद से तराशा उस चीज़ को और वो सामने लेकर आया। मेरा दिल चाहता है कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं ये टास्क भी कर लूँ, मैं ये टास्क भी, मैं सब टास्क मैं खुद कर लूँ। जबकि आपके दिल में अगर ख्याल आ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन आपने करने नहीं। टीम जब आप बिल्ड करते हो तो आपका सबसे वेरी फर्स्ट गोल यही होता है कि आपको अपने जैसे लोग तैयार करने होते हैं, क्योंकि बहुत हेक्टिक टास्क है, बहुत हेक्टिक टास्क है। आपको आपसे कम में बंदा नहीं समझ आता। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप बताइएगा कि मैंने अक्सर ये देखा है कि आप बड़ा कोर्सेज भी बाय करते हैं और अच्छा खासा खर्चा करते हैं। अब तक वैसे कितना अंदाज़न आपको क्या लगता है कि अब तक स्टार्ट से लेके अब तक कितना पैसा लगा दिया होगा आपने फॉर्मल एजुकेशन के अलावा? कितना पैसा लगाया होगा आपने अपनी सीखने पे, डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, लर्निंग के अंदर? ओवरऑल तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये मैं कुछ दिन पहले ही अपना सवाल खुद कर रहा था। हाँ। और इसको मैं परसों खुद नहीं पाया कि मैं एक जगह लिखूं। लेकिन अभी भी मैंने जो एक मीडिया बाइंग का कोर्स बाई किया है गूगल एड्स का, तो वो भी अराउंड 1.5 लाख का तो है वो कोर्स, सही, जो कि मंथली फी है उसकी। तो इससे पहले मैंने सारे बहुत कोर्सेज बाय किए हैं और ट्रेनिंग्स इंटरनेशनली भी लिए, लोकली भी लिए। टोटल कितने आपको लगता है कि कितने स्पेंड में कर चुका हूँ अब तक अंदाजा अगर करें तो 2 मिलियन के करीब तो कर चुका हूँ, 2 मिलियन पीकेआर के करीब। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि मैंने भी इसके बड़े डिफरेंस देखा ना। मैंने भी अभी पिछले अरसे के अंदर कोई 5-6 लाख रुपए जो है ना इन कोर्सेज के ऊपर, इंडियन का, ऑटोमेशन का, इन सब चीज़ें के लिए बड़ा डिफरेंस महसूस किया यार मैंने। मतलब उसको कोर्स खरीदने से पहले की थॉट और कोर्स खरीदने के बाद की थॉट, मतलब मैं वो नहीं कह रहा जो कि आजकल कोर्स वो चल रहा है उसको नहीं, लेकिन आप फील्ड से हटके और रियल अगर आपने इंस्टीट्यूट देखने या कोर्स खरीदना है आपने, तो आप सीखते हो, पूरा माइंडसेट में डिफरेंस आ जाता है आपके ना, और नई नई लर्निंग्स आपको मिलती हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई किसी इदारे में कोर्स खरीदना है या किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है, तो आपके क्या पैरामीटर्स होंगे कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या इनको पैसे देने चाहिए? क्योंकि आजकल ये बहुत है, तो उसके अंदर कुछ लोग कहते हैं मंजन सैलर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, तो ये बहुत आजकल, और मैं बाकी ऐसी बात आप भी ये चीज़ सेकंड करेंगे कि अब बहुत ज़्यादा भी होता जा रहा है। मतलब अभी किसी ने $500 कमाए नहीं और वो अपना कोर्स लॉन्च कर रहा है। Exactly. तो आप क्या समझते हैं कि कैसे एक नया बच्चा या नया बंदा जिसके जो अभी देख रहा होगा हमें, तो वो अगर चाहता है इंडस्ट्री के अंदर आना, ई कॉमर्स के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप या आईटी या किसी भी फील्ड के अंदर, तो कैसे जज करेगा कि यार मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? तो आप अगर होंगे तो आपके क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे चेक करते हैं आप? देखिए, इट्स 2023। यस, दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, इतने फास्ट पेसिंग पर चीज़ चल रही है। आज के दौर में मेरे नहीं ख्याल से कोई अगर थोड़ा कॉमन सेंस रखता है और उस फील्ड के अंदर कुछ महीने लगा चुका है, तो वो ये रेड फ्लैग जज ना कर सके। रिसेंटली अब देखें, अमेजोन की एक लहर आई, एसईओ की लहर आई थी एक जमाने में। मैं 2016 से इस फील्ड के अंदर हूँ, तो मैंने 2-4 बड़ी बड़ी लहर देखी हैं। ऐसा ही है। बड़े बड़े मेंटोर्स के अंदर इतने सारे फिर जो है वो ग्रे एरियाज आ चुके होते हैं, ग्रे मेंटोर्स आ चुके हैं जो कि मार्केट को ही खराब कर देते हैं। ऐसा ही है। तो बंदे को ये चाहिए कि अगर वो उस फील्ड में है तो उस फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करे, छोटे बड़े हर टियर के आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, और इंटरनेशनल लेवल पर भी। सही है। और आप स्टार्टिंग में इनिशियली भी आप इस तरीके के कोर्स बाय करो जो कि लोग बहुत मिनिमम अमाउंट पे दे देते हैं, $50, $27 पे आप उनकी ई बुक ले लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको ये जज हो जाएगा कि अगर जिस जो आप बहुत हाई लेवल ट्रेनिंग देख रहे हो, तो उसके करिकुलम में और जो आपने $50 की ई बुक परचेज करी, तो उसके करिकुलम में आप मैच कर दो, आपको खुद आइडिया होता है कि यार कौन क्या पढ़ा है, कौन कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। पहला अगर मैं पॉइंट आपसे अखज़ करूं या फिर मैं कंक्लूड करूं, तो वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पहले जो है वो क्या कर लो कि कम खर्च करके टेस्ट कर लो, देख लो पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा कि कम खर्च करने में जो आपको आउटलाइन मिली है या कोर्स आउटलाइन मिली है, और जो आपने सीखा या जो फिर आप बाद में जो हाई पेड की तरफ आप जा रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस देख लें आपके कितना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। और तीसरा पॉइंटर एक ये है कि इंडस्ट्री के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं
उनको आप उनसे आप इन टच रहो, उनसे आप in इंटरनेशनल touch रहो, 700 रुपए, मतलब हाँ सही, in ताकि touch वो रहो। इंटरनेशनल कंपैरिजन भी हो जाए ना कि मार्केट हाँ। में जो चल रहा है, या मार्केट के जो लोग हैं जो करवाते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाते हैं सही, या सही, सही। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं सारी चीजों की, भाई लैब्स खोली हुई उन्होंने, आके प्रैक्टिस करो सारी चीजों की, तो आपको बड़ा एक वाजे हो जाता है। अब इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, सलानी खास तौर पे उसका नाम बिल्कुल लूंगा, सही है, बहुत अच्छा वो काम जिस लेवल का कोर्स करवा रहे हैं, तो वो तो आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी गोरे को पे कर दोगे तो नहीं कर आपको वो सकते। चीज नहीं मिलेगी शायद। ऐसा ही है। ये वो मार्केट के ही लड़के हैं जो कि 5-5 6-6 साल डेवलपर एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छी पोजीशन में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स हैं, वो अपना टाइम निकाल कर आके वहाँ पे सिखा रहे हैं बच्चों को। तो उन्होंने तो हर तरीके की एप्लीकेशन पर काम किया हुआ है, हर इंडस्ट्री पर काम किया हुआ है। कोई भी आप उनसे एप्लीकेशन बनवा लें, किसी भी क्रिटिकल एप्लीकेशन बनवा लें, वो उस पर गुजरे हुए हैं, बैकएंड पर भी, डेटाबेस पर भी, फ्रंट एंड पर भी, रिक्वायरमेंट्स पर भी। तो ऐसे फिर आप, ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, वो गोल्ड माइन एक तरीके से, आपने खर्च भी नहीं करना और आपने उसको कर लेंगे तो आपके मार्केट में बढ़ते, बल्कि उल्टा सॉफ्टवेयर हाउसेस बल्कि लाइन में लगे हुए हैं सलानी के पास, कि वहां से जो बच्चा पास आउट होगा वो हमारे पास क्योंकि वो उनको उनकी टारगेट ऑडियंस का सबसे बेहतरीन ऑडियंस है, वो जहाँ से वो हायर कर सके। अच्छा, दूसरा ये चीज भी मैं आपके इसमें पॉइंट आउट करूंगा कि बंदा अपना खुद भी टेस्ट देख ले यार, उसका मेंटोर से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, ये भी एक बात है। मैंने काफी लोगों को देखा, आपने भी बल्कि देखा है कि वो उस पर्टिकुलर मेंटोर से कोर्स करने के बाद उसी को बुरा भला कह रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं। ये चीज मैं क्या समझता हूँ कि अगर वो वाकई जेन्युइन है, और उसने मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने पढ़ के या किसी मेंटोरशिप के अंदर आके वो आगे भी बढ़े, उसके बावजूद उन्हें बुरा भला कहा। ऐसे ही तो मैं ये कहता हूँ कि अपने मोहसिन को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। आपने एक लफ्ज भी अगर सीखा उस्ताद से तो वो आप उसको ना बोले, आप अपनी स्किल सेट बढ़ाएं। आपके दरमियान में जो भी चीजें होंगी वो सही है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि किसी को आप, क्योंकि हवा चलती है उसमें सब बैश करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन की बहुत हवा है ना। हाँ, लाइक इसमें अब रियलिस्टिक चीजें भी हैं। हाँ, अमेज़न हो गया, टेक्निकल चीजें हो गई, वेबसाइट्स हो गई बनाना, फ्रीलांसिंग करना हो गया, उन स्किल्स को बेचना। अब इसी दौरान इसी आड़ की चीजों में वैसे ऐसी चीज आ गई कि मैंने आज ही एक चीज सुनी, बल्कि उन खातून ने बल्कि मुझे भी अप्रोच किया था। वो काइंड ऑफ के उन्होंने अपना बायो डाला हुआ था कि आई एम ब्लॉकचेन एक्सपर्ट एंड एंटरप्रेन्योर एंड 5000 रिव्यूज फला। तो उनको बाकायदा इंडोर्स कर रहे हैं बड़े बड़े टिकटॉकर्स। मैंने आज देखा, मैंने लेकिन टिकटॉकर्स को नहीं देखा, मैंने जिस बंदे ने उनको बारे में बताया मैंने उनको देखा। तो अब वो बंदे सब वो कर रहे हैं कि यार आप महीने के वो आप दिन के 2 से 7,000 रुपए कमाएं, आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनको मैसेज करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। भाई आपने ब्लॉकचेन का लिखा पॉइंट, तो आप क्या मैसेज करो? तो ये सबसे पहले रेड फ्लैग होता है मेंटोर का कि यार लिखा हुआ कुछ है, बता कुछ रहा है, बात कुछ और कर। तो वो फिर ये कि ट्रेडिंग के लिए आपसे 20,000 लेंगे, फिर 10,000 डिपॉजिट लेंगे, फिर आपको रिप्लाई देना बंद कर देंगे। और लेकिन उन्होंने अपने मार्केट में नाम किस तरह बनाया, वही जो रियलिस्टिक लोग नहीं होते उन्हीं को अप्रोच करके उनसे वीडियोस बनवा के, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन फॉलोअर्स भी वो हैं जिन दिमाग सुने, जिनका नहीं सोच समझ सकते हैं, नहीं सोच समझ सकते। ये है सही है। कोर्स जब भी कोई खरीदता है तो उसके लिए आप किस तरह सीखते हैं, या मैं अगर कोई भी कोर्स बाय करता हूँ तो उसके अंदर क्या पैरामीटर्स होते हैं? देखिए, जो भी मेंटोर पढ़ा रहा होता है वो ऑब्वियसली एक स्क्रीन शेयर करके अपनी वॉइस के थ्रू आपको समझा रहे होते हैं। तो उसको मैप सबसे पहले करने के लिए अपने पास नोटबुक रखें, उसको नोट करें, उसकी हर एक बात को नोट करें। इवन कि मेरी तो ये आदत है, मैं स्पाइरल बुक्स रखता हूँ, तो उसके अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं। जो करंट कोर्सेज चल रहे होते हैं, जो करंट लर्निंग चल रही होती है, उसका एक सेक्शन बना हुआ होता है, और उसी सेक्शन में सारी चीजें, लेक्चर 1 पूरी वीडियो, अगर वीडियो बने तो पूरे लेक्चर देखिए उसके। उस लेक्चर पूरे नोट करने के बाद जो मैंने एक्शंस खुद से परफॉर्म करने में वो भी लिखता हूँ, और उन नोटिंग के बेसिस पर मैं अपने टू डू लिस्ट और टास्क मेंटेन करता हूँ, पर्टिकुलर जो भी मैं उस पर लर्न कर रहा होता हूँ। तो जो भी वो बोल रहा है उसको आप मैप कर लें फौरन से, और उसको रिवाइज कर लें। रिवाइज तो ज्यादातर नहीं कर पाते, वो लॉन्ग वीडियोस होती हैं या शॉर्ट वीडियोस उन लोग कर भी लेते हैं, लेकिन उसको एज सुन एज पॉसिबल प्रैक्टिकल कर लें उसको, ताकि आप उस चीज के ऊपर से आप गुजर जाएं। दूसरी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा, ये कोर्स आउटलाइन के बारे में बात हो गई, कोर्सेज के बारे में बात हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि आपकी जो अल्लाह ताला ने आपको ये अचीवमेंट दी या कामयाबी दी, उसके पीछे आपकी क्या स्किल्स थी? आप क्या समझते हैं कि यार ये 3 क्वालिटीज थी, ये 5 क्वालिटीज थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी, या आज आप जहाँ भी बैठे हैं शायद आपके लिए अगला एम ज्यादा होगा, आप अभी अपने आप को कामयाब नहीं समझते होंगे, मैं भी नहीं समझता, और सबका ऐसा ही है विच इज गुड। लेकिन आप क्या समझते हैं आपके यहाँ तक आने में किन किन क्वालिटीज का आप समझते हैं कि ये क्वालिटीज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार अल्लाह ने मुझे ये चीजें दी या मैं कामयाब हुआ? थोड़ी अपनी तारीफ हो जाएगी, लेकिन मैं जर्नल फॉर्म में ये डालना, सारे पॉइंट्स को मैप करना चाहूंगा कि मैंने अपने अंदर जो एक आदत ऑब्जर्व की, काफी टाइम बाद ऑब्जर्व की, कि मैं शुरू से सेल्फलेस रहा अपनी फील्ड के अंदर ना। सही। अब सेल्फलेस में अपने आप को लेकर, अपनी टीम को लेकर, अपनी लर्निंग को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, सब चीजों को लेकर मैं सेल्फलेस रहा। अपना मैंने बाद में सोचा, दूसरे का मैंने पहले सोचा।
और इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, इसके काफ़ी नुकसानात भी फेस ऐसे। करने को मिले। और ज़ाहिर है आप जब इन चीज़ से गुजर या तो आपको फिर अंदाज़ा होता है कि यार आपने क्या पाया क्या खोया। तो बाकी वालिदैन की अच्छा, सपोर्ट, क्या वालिदैन फायदे की क्या दुआएं, नुकसान हुए इसके अंदर, अगर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूं? यानी आप ज़्यादा सेल्फलेस हो जाते हो तो फिर ज़ाहिर है आपको इतना ही हार्म मिलता है सामने वाले बिल्कुल से, ऐसे ही है, और ज़्यादा चांसेस होते हैं एक तरीके से। बिल्कुल। और आप अपनी प्रायोरिटाइज चीज़ें ना करने की बेसिस पर आप काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब भी होते हो आप, और आप फैमिली की तरफ से भी फाइनेंशियली डिस्टर्ब होते हो कि यार अगर इतना ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हाँ, तो खुद से इतनी चीज़ें क्यों बिल्ड नहीं करी, ये बात सही है कि फैमिली को इतना बड़ा family भी सपोर्ट क्यों नहीं pressure करी इनिशियल स्टेजेस पर। तो एक ये होता है, ज़ाहिर है एक जॉब वाले बंदे पर भी अगर ये प्रेशर होता है तो एक एंटरप्रेन्योर के पर बिल्कुल भी होता प्रेशर होता है कि यार अगर तुम इतना कर रहे हो तो फिर वो सैलरीज पे क्यों जा रहा है, या वो ओवरहेड एक्सपेंसेस पे क्यों जा रहा है, या वो रेंट्स पे क्यों जा रहा है, वो घर पे क्यों नहीं आ रहा, या वो खुद भी ज्यादा बिल्कुल गिल्ट होता है ऐसे घर पे कम। और एक सवाल करते हैं घर वाले। एंटरप्रेन्योर की रियलाइजेशन सबसे पहले अपने अपनी जात अपनी पे ही जात पे होती है, बाद में बोलने का वो किसी को ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने मौका दिया ना एक आदत भी नहीं होती एक एंटरप्रेन्योर की, बिल्कुल ना ऐसे उसका ही। लाइफ स्टाइल इस तरीके से मेंटेन हो जाता है, सही है। अचीव करने वाला पहली क्वालिटी lifestyle। हो गई आपकी, दूसरी क्वालिटी क्या है, तीसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी तो माँ बाप का आप कुछ बता रहे थे। वालिदैन की सपोर्ट सबसे पहले ना, और सही। उन्होंने लाइक अगर मैं भी काइंड ऑफ लाइक अकेलौता होता है एक तरीके से, या मैं सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही होती इनिशियल डे से, तो शायद मेरा वो किचन वाला मसला शुरू से ही आ जाता, हाँ, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे वो इसमें एक बैक बड़ा किया। एक मेन फैक्टर है। एग्जैक्टली। तो मैं अपने भाइयों का, अपने वालिदैन का बहुत इसमें शुक्र अदा करता हूँ, और अपने दोस्तों का भी जिन्होंने मुझे इनिशियल डेज में सपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ से थोड़ा आज़ाद रखा, और मेरे भाई ने मुझे बोला यार जो करना है करो, जो खेलना है खेलो, कि जो कोर्स बाय करना है करो। इवन के इनिशियल डेज में मेरे भाइयों ने मुझे लैपटॉप दिलाया, ऐसे ही। मेरे पास जो बाइक थी मैंने वो बेच कर एक कोर्स परचेज किया था। और आपने ये भी एक चीज और ऐड करी है कि आपने बताया था कि आपने स्टार्ट कब करी थी जर्नी? 2016 में, 2017 में ऑफिशियली स्टार्ट कर दी थी, सही। और आपको में ब्रेक मैं आ गया था। इवन आने में, या आप ब्रेक इवन तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा था? क्योंकि ऑब्वियसली इस मामले में आपको सपोर्ट हुआ, तो वो बताएं। ब्रेक इवन आप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बोल रहे हैं, या ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ ब्रेक इवन किचन वाले मामले के आपने कुछ टेक आउट किया उसमें से ना, घर लेके गए प्रॉफिट को, वो वाला ब्रेक इवन मैं पूछ रहा हूँ। इसको अराउंड ले लें आप लाइक 1.5 साल पहले, 1.5 साल 1.5 साल पहले, हालांकि 6 सालों का मुझे अराउंड 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21 के अंदर आप बिल्कुल 6 साल चल रहा है ना। हाँ, 4.5 साल के करीब के आपने जो है ना, बिल्कुल सही। और इन 4.5 साल के बाद भी, बल्कि अभी रिसेंटली ही कुछ महीने पहले यानी कि ये अंदाजा हुआ कि यार फाइनेंस किस तरह मैनेज करना, प्रॉपर फॉरकास्टिंग नहीं कर पा रहा था, या मैं प्रॉपर एक उस बजट की यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था, एक्सपेंस की यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था, ओवरहेड एक्सपेंस मैंने बहुत पाल लिए थे। कि एंटरप्रेन्योर वाला भी शशका होता है ना कि यार जो दिमाग में आइडिया आया कल से एग्जीक्यूशन में लग जाओ, कल से हायरिंग कर ली, कल से ही पैसे लगाना शुरू कर दिए। तो इन चक्रों की वजह से जो है वो आपको बहुत टाइम बाद आपको अंदाजा होता है। और फाइनेंस मैनेज करने के लिए जो है वो आपको लाइक आपका कितना चर्न हो रहा है उस बिजनेस के अंदर, आपने ये माइंड में रखना, आपका रेवेन्यू सेल्स कितना, आपको नंबर पता होने चाहिए, और आप उसको प्रॉपर अलाइन करो। ये वैसे मैंने देखा है कि थोड़े अरसे बाद जाके समझ आते हैं नंबर्स का, और उसका नंबर्स का गेम बहुत इंपॉर्टेंट भी आपको पता है। वो आपने भी शायद अभी बिल्कुल ऐसे ही, मैंने भी बिल्कुल अभी समझे कि 6 महीने या साल पहले, हम 3 साल से करते आ रहे थे, लेकिन 6 महीने साल पहले जो है ना, फिर मैंने इसके ऊपर दिमाग लगाना शुरू किया कि और ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है इसको, ये मुश्किल होता है कि आप सब चीजों को मैप करके एक जगह पे रिपोर्टिंग पे लाके कि कितना क्या हो रहा है। अच्छा, आपने फाइनेंस की बात करी, या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन 5 साल की जर्नी के अंदर या 6 साल की जर्नी के अंदर आपको लगता है कि आपने ये मेरी बड़े ब्लंडर्स थे, जैसे आपने स्किल्स बताएं, इस तरह मैं पूछना चाहूंगा कि या 3 या 4 ये ब्लंडर्स थे कि जो मैं चाहूंगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर बन रहा है या कोई भी अगर सॉफ्टवेयर की फील्ड में आ रहा है तो यार ये ना करे, मैंने ये वाले जो है ना मिस्टेक्स करी हैं। सबसे पहले जो है वो ओवर हायरिंग ना करे। ओवर हायरिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोजेक्ट आता है और वो 6 महीने के लिए आता है, तो आपने हायरिंग करते में एक तो ये ध्यान में नहीं रखा कि आपने प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग करनी है या फुल टाइम हायरिंग करनी है। सही हमारे अमूमन फुल टाइम ही हायरिंग होती है। तो अब जो बंदा आपने एक तो उसके साथ भी गलत किया, सीधी बात, और आपको खुद भी नहीं पता था, तो वो आपके ऊपर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर वो डिस्प्यूट हो गया बीच में प्रोजेक्ट, तो वो आपके पास शुरू से ही इस तरीके से आपके पास लाइबिलिटी बन जाए। तो ये बहुत बड़े ब्लंडर से मेरे, जो मैं ओवर हायरिंग की तरफ बहुत ज्यादा जाता था, अपने आप को इस चीज में कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिसमें मेरे भाई ने, जो मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे साथ होते हैं अभी, उन्होंने मुझे इस चीज में बड़ा समझाया कि देखो इस तरह करना है, उनके ज़ाहिर वो इंडस्ट्री में रह चुके थे, हमारा कोई खास इंडस्ट्री में लाइक पहले जॉब्स का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा रहा नहीं, इतना टाइम मैंने गुजारा नहीं, तो ये एक था ओवर हायरिंग का था। आप एक्सपेंसेस को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखो। और दूसरा ब्लंडर ये था कि 1 गोल एट अ टाइम,
ओके। अब इसमें अगर मैं अपने आप को फिट करूं तो मैं ई कॉमर्स स्टोर भी रन कर लूं, मैं ये भी ड्रॉप कर लूं, शिपिंग ये भी भी कर कर लूं, लूं, मैं फ्रीलांसिंग जैक ऑफ प्रोफाइल्स ऑल भी चला ट्रेड। दूं, मैं कॉल सेंटर भी सेटअप कर दूं, हाँ, मैं जो हूँ वो आपने कर भी रहे थे बीच एग्जैक्टली में मेरे ख्याल से, जो है ना, बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा आपने जो है ना वो कोशिश तो करी। इस चीज में जब पैसे डूबे, अकल आई, फिर समझ आया कि यार नहीं है। अब तक अंदाजन आपने कितना पैसा डुबा दिया होगा इन सब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, फेलियर्स में कितना पैसा डूबा होगा आपका? आ, कितना फेलियर, कितना पैसा डूबा होगा तो एग्जैक्ट फिगर मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअल स्टार्टअप्स को भी मैं सोचूं तो किसी में 12-13 लाख डूब गए, किसी में 4-5 और लाख ऐसे डूब कितने गए। स्टार्टअप्स? 4 तो हैं जो कि मेरे चार तो हैं, मतलब टिप पर आपने हैं मेरे, 5 जो कि मैंने 5-6 एग्जीक्यूट मिलियन करे, का जो तो मैंने आपने नुकसान किया है। exactly, जो कि मेरे फॉरेन टिप पर हैं जो मैंने एग्जीक्यूट करे भी। लेकिन उसमें मजा नहीं है, आप क्या उसमें कहते मैंने हैं, बहुत नहीं देखिए, फेल होने में भी एक आप मजा आता है। मजा तो मुझे नहीं आया मजे से मुराद ये है कि मजा तो सीखने मुझे को नहीं आया मिलता है। क्योंकि उस चीज ने मुझे थोड़ा और पीछे कर दिया था। हाँ, ये है। मेरी सक्सेस में कह लें या मेरे स्टेप्स में कह लें, उसने मुझे काफी पीछे कर दिया था। लेकिन वो चीजें मेरे आज भी मेरे बिजनेस में, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि ऐसा जो ही है। मैंने वो एक्सपीरियंस किया था, उसका कहीं ना उससे कहीं जो मेरी आपको लर्निंग फायदे थी वो मिल मुझे आज भी फायदा देती है। और इवन के उन जो फेलियर से वो मैंने उनकी बिल्कुल बुक बंद नहीं कर दी, वो मेरे माइंड में है, वो मैंने किसी स्टेज पर आके इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करने हैं। ऐसा ही है। क्योंकि मैं अब जो हाँ, ये है कि आपको व्हील घूम चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये है। अच्छा, फाइनेंस को आप किस तरह मैनेज करते हैं? पर्सनल, दूसरा बिजनेस को आपने भी बात करी थी बीच में, तो फाइनेंस को किस तरह मैनेज करते हैं? आपके पास कोई फॉर्मूला है या क्या है? अच्छा, इनिशियल मैं एक ऐप था आईवी वॉलेट के नाम से, मैं पहले वो अपने इनिशियल लेवल पर वो उसको मैनेज करता था। फिर मैंने सोचा कि मैं अच्छा, अपने साथ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल पर मैं करता था अपने। सही है। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास एक हमने ईआरपी कंसल्टेंट हायर किया था, तो वो थोड़ा फाइनेंस साउंड था, तो हमने फिर उसने फिर यानी कि हमें मशवरा दिया और हमारा प्लान हुआ कि कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंस वो मैनेज करेगा, फिर वो मेरे पर्सनल भी मैनेज करता है। सही तो है। सारी बुक कीपिंग वगैरह सारे रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करता है, कहाँ से कितनी इनकम जनरेट हुई, वो कहाँ एक्सपेंड हुई, वो इवन के वो मुझसे भी सवाल करता है, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी है। इवन अच्छा, हाँ, ये ये जरूरी है। मजा है, ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये मजा है। सेठिया हाँ, निजाम नहीं हूँ, हाँ, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का मजा है कि आप भी अकाउंटेबल होते हो अकाउंटेबल हो, कि ऐसे यार आपने स्पेंड क्यों किए, कब किए, हाँ, कहाँ किए, ये किस पता मद होना में जाएंगे चाहिए। पैसे, ये किस मद में जाएंगे। तो नहीं तो आप पता नहीं होता। इवन के अभी भी कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो भी प्रॉपर मेंटेन हो रहा था, कि इसको हर महीने इतने हमने निकाल के उसका डेप्ट ऐसे ऐसे क्लियर करना है, जो कि हम काफी कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही 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 सही। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा, आपने ये पर्सनली बता दिया, इंडिविजुअली बता दिया, एक पॉइंट ऐड करूंगा, तो जो जिसका काम है वो उसको सूट करता है। हाँ, तो अगर मैं फाइनेंस भी खुद मैनेज कर लूँ, प्रोडक्शन भी मैं खुद ही कर लूँ, आइडियाज भी मैं लेकर आऊँ, उसका एग्जीक्यूशन भी मैं खुद कर लूँ, तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो, मैंने आपको जैसे कि बोला, वन गोल एट अ टाइम पर ही फोकस रखे। तो फाइनेंस तो कहती चीज है वो ओवरऑल हर चीज में चलती रहती है आपके, सही है। तो आप किसी को लाइक उसकी जिम्मेदारी दो, एक जो जो बंदा उसमें बेस्ट हो। सही है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा कि आप मैंने अक्सर ये फील किया है कि जब आप एक कदम आगे बढ़ते रहते हो ना, तो आपकी नजर वसी होती जाती है, आपका विजन ब्रॉडर होता जाता है, आपको दूर तक की चीजें दिख रही होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी एट दिस मोमेंट कोई भी बंदा ऐसा देख रहा हो जो कि अभी बिल्कुल नया है या इंटर के अंदर है, और वो चाहता है कि मैं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में या आईटी की इंडस्ट्री में या ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर मैं आऊँ, तो आप क्या कहेंगे, कौन सी 3 से या 5 कौन सी ऐसी स्किल सेट हैं, या आप ये कहें कि यार ये फील्ड है जो आप उनको मशवरा देंगे या इस फील्ड में मैं आगे स्कोप देखता हूँ? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी क्योंकि टेक्निकल स्किल है, तो सबसे पहले तो अपना वो टेक्निकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर ले, इधर कोई सी भी स्किल पकड़ ले, वेब मोबाइल। वही मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी स्किल जो कि बूमिंग है आगे आने वाले दौर के अंदर 5 सालों में? 5 सालों में तो नहीं, अभी तो ये चलेंगी जो मैं भी बताऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप मर्न स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो, लाइक बैकएंड में आप नोड जेएस सीख सकते हो, फ्रंट एंड में आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हो। यानी रिएक्ट जेएस जो फेसबुक की लैंग्वेज है, तो नोड जेएस उसकी बैकएंड लैंग्वेज है, और नोड गूगल की है। तो उसके अलावा पाइथन सीख सकते हो, जो कि इन सब चीजों के ऊपर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे फेसबुक एक छोटी एप्लीकेशन तो नहीं है ना, ठीक है। और इन्हीं के अलावा आप एआई में आप जनरेटिव एआई पर आप अपना ज्यादा फोकस रखो। आप ये अब देखें, ये सारी डाइवर्सिफाइड स्किल्स है, अब हर एक बंदा सारे नहीं करे। इवन कि एक डेवलपर, अब एक मर्न स्टैक की बात करें तो एक फुल स्टैक डेवलपर भी अपने करियर को 8 साल दे देता है, तो उसको कम लगते हैं। ऐसा ही है। 8 साल 10 साल बाद वो कहीं सीटीओ लेवल पर पोजीशन पे बैठ रहा होता है, फिर वो प्रोडक्शन हेड या हेड ऑफ इंजीनियर बन रहा होता है। तो ये 10-15 साल का टाइम पीरियड है। तो अब स्टेप बाय स्टेप ये कर लो, ये कर लो, ये फॉर्मूला तो समझे एक वर्किंग में नहीं है एक तरीके से। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। आप डाटा साइंस की तरफ आ सकते हो, आप यूआई यूएक्स डिजाइन सीख सकते हो, आप मर्न स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप जनरेटिव एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सारी चीजों के लिए आप सबसे इजी टूल आ गया चैट जीपीटी।
सारे काम आपके आसान कर रहा होगा। तो असल में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि फास्ट मूविंग फॉरवर्ड दौर है, तो आप वो काम अपने सारे जो है डिपेंड करवा दो किसी और पर, उस टूल पर डिपेंड करवा दो। और छोटे छोटे टूल्स आप आज के दौर में बना के रखें अपने पास, छोटे छोटे टूल्स बना के रखें। एक चीज मैंने आपसे पूछी थी कि आजकल वो भी तो है ना कि हम लोग डर रहे हैं और फेयर पैदा हो रहा है कि यार चैट जीपीटी आ गया है तो हमें रिप्लेस कर देगा, ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। तो उसके हवाले से भी अपनी राय दीजिएगा। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप डेली लाइफ के अंदर कौन से एआई टूल्स हैं या कौन सी ऐसी एप्स हैं जो कि लोगों के लिए फायदा है, उसके अंदर पर्सनल लेवल के ऊपर भी और बिजनेस के लेवल के ऊपर भी आप कौन सी एप्स के बारे में बताना चाहेंगे। दूसरा मैंने आपसे सवाल किया कि एआई टूल्स कौन से आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ। और तीसरा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये एआई आ गया है और इसकी वजह से ह्यूमन जो है ना वो पीछे रह जाएगा या ह्यूमन को हटा दिया जाएगा तो रिप्लेस कर देगा, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए, स्मार्ट माइंड हमेशा रूल करता है। तो आज के दौर में जो स्मार्ट बिजनेसमैन है या स्मार्ट इंडिविजुअल भी है, तो वो उसको पता है कि उसको खुद भी पता चल सकता है मार्केट की रिसर्च जगह, हर चीज आज ओपन सोर्स है, हर न्यूज आज ओपन सोर्स है। तो आपको पता है अगर चैट जीपीटी का बूम स्टार्ट हुआ लास्ट मार्च फेब में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुआ था, तो आप जो लोग उस पे तब से ही हैंड्स ऑन हो गए थे, अडॉप्ट कर लिया था, अर्ली अडॉप्ट वाले जो लोग स्मार्ट पीपल कहलाते हैं, तो वो उनको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसे ही है। अगर जो काहिल लोग हैं, हाँ, जो कि नहीं काम करना चाहते, जो कि अपना कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते, वो चाह रहे हैं यार ये जॉब है ये करते रहें, और वो स्विच भी इस वजह से नहीं करते हैं, या वो नए इनिशिएट भी इस डर से नहीं लेते कि यार वो मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या वो टूल्स हैं भी एग्जिस्ट करते भी नहीं करते जो कि मेरे काम आसान कर सकते हैं। आप उनको जब तक रिसर्च नहीं करोगे, जब तक फाइंड आउट नहीं करोगे उस कंफर्ट जोन से बाहर आके, तो आप जब तक जो है वो इसी खतरे में हो कि आपको कोई ना कोई बंदा भी रिप्लेस कर सकता है, टेक्नोलॉजी भी रिप्लेस कर सकती है, हर बंदा रिप्लेस कर सकता है। ऐसा ही है। दूसरा, जो मैं टूल्स मेरे डेली यूजेज के जो टूल्स हैं, तो उनमें से मेन तो बार्ड और चैट जीपीटी है, जो कि मैं चैट जीपीटी प्रो यूज करता हूँ उसका। और इसके अलावा जो है मैंने इंस्टाग्राम पे काफी अपने टेक इन्फ्लुएंसर्स को बड़े फॉलो किया हुआ, जो कि नए नए टूल्स डेली बेसिस पे बताता है, और मैं डेली वीक में एक दफा टाइम निकालता हूँ जो कि कोई ना कोई टूल्स की मैं लिस्ट बना के रखता हूँ फेसबुक पे, या तो सेव कर लेता हूँ वो पोस्ट, या तो लिंक्डइन पे अपने पास सेव कर लेता हूँ, फिर मैं वीक में एक दफा टाइम निकाल के उन टूल्स को गो थ्रू करता हूँ। अब कोई टूल इमेज जनरेटर होता है, कोई टूल जो है वो कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट होता है, कोई टूल जो है वो कोड जनरेटर एक्सपर्ट होता है, कोई टूल जो है वो आपका असिस्टेंट बन सकता है, कोई टूल आपका वर्क फ्लो आसान कर रहा है। तो ये सारे टूल हैं जो कि आप डेली यूजेज में लेकर आ सकते हैं। वो जो कि अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ को, और इसको 1-1.5 साल हो चुका है, और आप कहते हैं कि यार आप लोग भी इस्तेमाल करें, तो वो कौन से टूल्स होंगे? 1-1.5 साल तो नहीं हुआ, मैं चैट जीपीटी अब तो तकरीबन डेली ही यूज करता हूँ। चैट जीपीटी तो है, लेकिन और रिसर्च के लिए मैं डायरेक्ट गूगल ही इस्तेमाल करता हूँ। सही है, गूगल इस्तेमाल करता हूँ मेनली। तो गूगल के अंदर डायरेक्ट आप जितना डिग करते रहते हो उतनी आपको चीजें नजर आती रहती हैं, वो मैं नोट करता रहता हूँ। फाइनेंसिंग की कोई आप ऐप बता रहे थे, उसके बारे में, या और कोई सी ऐप होती जैसे कि कुछ लोग गूगल कैलेंडर यूज करते हैं, कुछ लोग नोट यूज करते हैं मीटिंग्स के लिए, तो मैं आज भी गूगल मीट ही यूज करता हूँ, गूगल कैलेंडर यूज करता हूँ। और ये तो मेरा डेली गो टू, यानी कि जब मीटिंग आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाती है, हैंडी टूल है। और इसके अलावा जो है वो लाइक अब सारे थोड़े टेक्निकल टूल्स होते हैं, थोड़ा फिग्मा से मेरा काफी इंटरेक्शन रहता है। सही है। मेरा जो है वो रिसर्च से खास तौर पे मेरा मेनली जो अभी कंपनी में जो मेरा एक जेडी चल रही है, एक तरीके से मैं R&D पे ज्यादा फोकस होता है और मेरा ग्रोथ पर ज्यादा फोकस होता है, कंपनी की ग्रोथ पर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, अपनी ही प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज पर। और कोई बेहतर मशवरा चाहिए होता है तो क्लाइंट टीम उससे डिस्कस कर लेती है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ। बाकी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट तो आपके पास कुछ ऐसे लिस्ट होगी मेरे ख्याल से टूल्स की, या कोई ऐसी चीज होगी जो कि आप हमें पीडीएफ में, क्योंकि हमारा मोटिव ये है इस पॉडकास्ट के एंड में कि जो बंदा हमारा पॉडकास्ट देख रहा है उसको हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वैल्यू दे सकें। आप आए हैं, आपको डिजिटली फॉर्म के अंदर आप कोई प्रोडक्ट दे सकें उनको, या कोई बुक्स दे सकें, कुछ अपनी लर्निंग्स दे सकें, कुछ भी, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर, जिसको बाद में गो थ्रू करके सीख सके उससे। तो ये है, तो मैं आपसे इसके बारे में बात कर लूंगा, हम देंगे इसको बिल्कुल ऑडियंस को। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा कि आप किस तरह आप शेड्यूल करते हैं अपनी डेली लाइफ को, और क्या रूटीन है आपकी, और इसके हवाले से कुछ टिप्स अगर हों तो बताइए। मेरा अच्छा स्लीपिंग हैबिट मेरी थोड़ी बैड है, लाइक मुझे 8 घंटे की तो नींद मस्त चाहिए होती है। स्टार्टिंग में देखें 4 घंटे भी नींद करके काम किया है, लेकिन अब नहीं हो सकता, अब एज के साथ साथ जो है ना वो थोड़ा सा आप नहीं कर पाते, और शादी के बाद है तो हम अभी भी जवान गबरू लेकिन मसला ये है कि आप फिर जिम्मेदारियां भी आ जाती, तो फिर उस टाइम तो फैमिली को नहीं देखना होता था। मैं तो इवन के कपड़े अपने ऑफिस में लाके हैंग करता था, वहीं पे नहाता था, वहीं पे सुबह की भी शिफ्ट मैंने देखनी, रात की भी शिफ्ट मैंने देखनी, तो वो टाइम भी कुछ सालों गुजारा है। तो अब लेकिन जब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर आपको खुद भी एक टाइम पे एहसास होता है कि यार
मुझे मी टाइम भी चाहिए, मुझे फैमिली टाइम भी चाहिए। अच्छा, उस वक्त बहुत ज्यादा स्क्रैम्बल्ड भी होती हैं चीजें ना, आप खुद ही टाइम मैनेज नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली। फजूल में बैठे वो ऑफिस के अंदर, फजूल में गप्पे लग रहे हैं, फजूल में। तो ये चीज अच्छी है कि शादी के बाद या जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करते मेरा ऑफिस का रूटीन ही होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 11 के दरमियान में जी, ऑफिस जी। पहुंच जाऊँ। लेट ऑब्वियसली मैं हो जाता हैं। हूँ, सही। और फिर जाती वो जो मेरी टू डू लिस्ट होती है तो मैं बनाता हूँ, या तो मेरी लास्ट वीक की या लास्ट मंथ की या लास्ट डे की नहीं एग्जीक्यूट हुई भी होती तो उस पर फॉलोअप लेना होता है, सारी चीजें सही। क्लाइंट्स को डील करना होता है। फिर रिसर्च ही में ज्यादा लगा बहुत है, जैसे हमारा QR इनसाइट वाला प्रोडक्ट है तो वो अभी डेवलपमेंट फेज में है, उसका बीटा लॉन्च हुआ है अभी, तो डेवलपमेंट टीम के साथ लगना, फिर डिजाइनर के साथ लगना, फिर मार्केटिंग की प्लानिंग करना, बजटिंग करना, उसकी उन चीजों में ज्यादा टाइम आजकल मेरा स्पेंड हो रहा है। ऑफिस का जाने का टाइम होता है एंटरप्रेन्योर का, आने का टाइम इतना कोई खास कुछ नहीं पता नहीं है। होता। अब लाइक अगर कोई मेरी कमिटमेंट है तो मैं ज़ाहिर है 7-6 बजे भी निकल जाता हूँ, नहीं कमिटमेंट है तो 9-10 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो ये ऑन एंड ऑफ रहता है, ये बहुत फिक्स्ड नहीं है कि यार इतने बजे जाना और इतने बजे भागना है। सही सही सही। तो आपसे अगला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो ये कि पहले तो शादी नहीं हुई थी, अब माशाल्लाह शादीशुदा हैं आप, तो उसके बाद शादी से पहले और शादी के बाद में क्या डिफरेंस आता है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में या एक बिजनेसमैन की लाइफ में जो कि पूरा दिन रात मेहनत करके काम करता है? एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ ना एक इमोशनली डिस्टर्ब भी होती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी पहलू में, किसी न किसी स्टेज या किसी न किसी लेवल पर सस्टेनेबल नहीं होगी, सस्टेनेबल नहीं हो पाती एक टाइम तक। सो ये एक बहुत बड़ा एक समझे एक माइंड में कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक कह लें या उसकी किस्मत में मैं कहता हूँ कि लग चुका होता है शायद। तो इसको सिर्फ आपने मैनेज करना होता है, इसको आप बिल्कुल ठीक तो नहीं कर सकते, आपने मैनेज करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैनेज ये कि आप जितना हो सके आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है, और मैंने मेंटल हेल्थ के चक्कर में मैंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी पीस के चक्कर में अपने, कि उस पीस में रहते हुए जो मेरा एक गोल है, जो मेरा विजन है, मैं उससे ना हट पाऊं। तो ये एक टिप भी है। और इसके अलावा जो है वो आप मैनेजमेंट के लिए वो ये फिर आप घर की चीज घर में रखो, ऑफिस की चीज ऑफिस में रखो, और दोनों चीजों को बैलेंस लेकर चलो। लगता है कि वाइफ को भी बताना पड़ता है विजन के बारे में और सब चीजों के बारे में कि यार मैं ये चीजें चाहता हूँ आगे। देखिए कोऑपरेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों एंड से, और खास तौर पे अहलिया की तरफ से। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो बेस्ट मुझे जो लगता है केस टू केस डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है कि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल ही फाइंड करें तो ज्यादा हो, क्योंकि अगर आप एक अपने आप को बहुत ज्यादा लाइक क्यूरियस माइंड समझते हैं या लगे रहने वाला माइंड समझते हैं, कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है, आप हटना नहीं चाहते हैं और आप विजनरी हैं और आपने कुछ किया भी है, सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ आइडिया नहीं है, एग्जीक्यूशन पर भी चीजें हैं। और जैसे मैंने बताया सेल्फलेस जब बंदा होता है ना तो वो बड़ी मुश्किल से अपने गोल से हटता है, तो उसके लिए बेहतर ये कि वो वर्किंग प्रोफेशनल ही ज्यादा अपने साथ कंफर्टेबल समझते हैं। अच्छा, आपने विजन की बात करी तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका क्या अल्टीमेट विजन है? मेरा अल्टीमेट विजन तो यही है कि मैंने बिजनेसेस में जो है वो बिजनेसेस को सेल्फलेस कर देने। सही है। और इसको एक ऐसे इकोसिस्टम में लाके खड़े कर देना है कि कल को मेरी एग्जिस्टेंस हो या नहीं हो तो वो हायरार्की एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली चल रही हो। सही है। और बाकी लोगों के लिए काम आते रहे। और ये तो समझे हम जो सारे विजन की बात कर रहे हैं ये एक टेम्परेरी सक्सेस है हमारे लिए। अल्टीमेट सक्सेस, परमानेंट सक्सेस इस विजन का बहुत बड़ा पार्ट है। मैं तो कहूँगा 90% पार्ट वो है, तो उसके लिए आप तैयारी साथ साथ करते रहें। सही। और उस लाइफ को भी अपनी लाइफ में टाइम दें। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी लीडरशिप की और टेक्निकल स्किल्स के बारे में हमने बात करी, टेक्निकलिटीज के बारे में बात हुई, बट मैं चाहूंगा कि अब आप बताएं थोड़ी सी लीडरशिप की स्किल्स क्या होती हैं और आप क्या समझते हैं कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है और उसका आपकी लाइफ की सक्सेस में कितना रोल है। मतलब उसके अंदर कम्युनिकेशन भी हो सकती है, उसमें डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, तो वो कौन सी 5 ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप कहते हैं यार ये बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर स्किल्स तो सीख लोगे टेक्निकल स्किल्स लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। तो कौन सी ऐसी 5 स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स ऐसी हैं जो कि आप रिकमेंड भी करते हैं, आप उसके बारे में समझाना भी चाहेंगे और बताएंगे कि मैं फॉलो करता हूँ? लीडरशिप बाय नेचर नहीं होती, ये बाय नर्चर होती है। ऐसे ही है। तो मेरे अंदर भी मैं कहूँगा बिल्ट इन नहीं थी, मैंने उसको नर्चर किया, खुद से तराशा उस चीज को और वो सामने लेकर आया, ऑटोमेटिकली भी सामने आई। और क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ फैसले रखे हुए होते हैं आपके लिए कि अगर आपको लीड पोजीशन पर आना है तो आप डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं सबसे पहले तो। और डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो भी बाय नेचर नहीं होती, बाय नर्चर होती है। आप कुछ गलत करते हो फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हो कि वो गलत चीज ना हो। ठीक है। और मेन चीज ये कि आप कितना एक कम्युनिकेशन स्किल्स पर अपनी फोकस रहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल लोकल क्लाइंट्स हैं, लोकल क्लाइंट से डील किस तरह करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट से डील किस तरह करना है, और फिर कम्युनिकेशन
कन्वर्जन फोकस्ड भी हो सकती है आपकी। आपकी कम्युनिकेशन दोस्तों में कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन घर में कैसी है, ऐसा ही है। क्योंकि यही चीज एक लीडर को एक सेपरेट करती है दूसरों से। ऐसा ही है, वो सारे उसके जो जिंदगी के रोल्स हैं वो अच्छे से निभा रहा होता है। एग्जैक्टली तो इसके अलावा बाकी आपकी टीम का रूल आ जाता है बहुत बड़ा लीडरशिप के अंदर, कि आप कितनी अच्छी और कितनी वेल मैनेज टीम बना रहे हो, जो कि आपकी कंधों की जिम्मेदारी है, आप पर ले रहे हैं। क्योंकि टीम जब आप बिल्ड करते हो तो आपका सबसे वेरी फर्स्ट गोल यही होता है कि आपको अपने जैसे लोग तैयार करने होते हैं, जो कि बहुत हेक्टिक टास्क है, बहुत हेक्टिक टास्क है। क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर को ना, यानी कि मैं अपने आप को भी देखूं तो मेरा दिल चाहता है कि यार मैं ये भी कर लूं, मैं ये टास्क भी कर लूं, मैं ये टास्क भी, मैं सब टास्क मैं खुद कर लूं। जबकि आपके दिल में अगर ख्याल आ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन आपने करने नहीं है, तो उसके लिए आपने टीम बिल्ड करनी है या ये टास्क आउटसोर्स करने हैं। तो उसके लिए आप एक हद तक एफर्ट कर सकते हो कि अपना जैसा बंदा बनाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपको हर दफा ये स्टेज पे लगता है कि यार या तो मुझ जितना मोटिवेट हो उस चीज को लेकर मुझसे ज्यादा हो, आपको आपसे कम में बंदा नहीं समझ आता। तो ये टीम मैनेजमेंट की बहुत एक स्किल है। ये 3 स्किल मेरे भी माइंड में आ रही हैं। सही। अच्छा, डिसीजन आप किस तरह लेते हैं? डिसीजन मेकिंग स्किल्स की आपने बात करी, आपके क्या एल्गोरिथम्स हैं डिसीजन लेने के? मेरा सिंपल है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एल्गोरिथम है वो है मुशावरत। सही है। मैं उस पर्टिकुलर चीज का मशवरा लेता हूँ और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से लेता हूँ। अभी ऐसी बात हो गई, मुझे पेट में दर्द है तो मैं किसी मुफ्ती से जाके ना पूछूं, या कोई मसला पूछना मुझे तो मैं डॉक्टर से जाके ना पूछूं। तो फील्ड एक्सपर्ट से आप जाके मशवरा लें और फिर आप अपना ब्रेनस्टॉर्म भी करें और फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें और चलते फिरते जो है इस्तिखारे की आदत डालनी चाहिए। याद आया भी इसी के दरमियान में कि ज़ीशान उस्मानी से, उनसे भी मेरी ये बात हुई ना। सही। मैंने उनसे पूछा कि डिसीजन कैसे लेते हैं, तो उन्होंने भी इसमें 2 चीज़ें बोली। एक उन्होंने कहा कि मुशावरत, सही, और दूसरा उन्होंने कहा कि दोनों टाइप की मुशावरत ही हो गई है, एक तो लोगों से मुशावरत, एक अल्लाह से मुशावरत। सही ना। तो इस्तिखारा, इस्तफ्जा कोई लफ्ज उन्होंने कहा था और एक कहा था कि इस्तिखारा, ये 2 लफ्ज बोले थे, और लेकिन दोनों का जो मफहूम था वो यही था। तो मेरा भी अंदाज ऐसा ही है। मैं कोशिश करता हूँ कि उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जो है ना वो मीटिंग करूँ, डिस्कशन करूँ, और आपको लगता है ना उन्हीं के दरमियान में सिग्नल्स दे रहा होता है। बिल्कुल। तो मेरा डिसीजन लेने का तरीका ये होता है कि मैं सिग्नल्स को फॉलो कर रहा होता हूँ कि यार अच्छा 3 लोगों से बात करी ना तो कॉमन कुछ निकल के आ रहा होता है। ऐसे ही यार अल्लाह ताला ये चीज सिग्नल दे रहा है क्योंकि ये चीज तो कॉमन है तीनों के अंदर। बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, टीम मैनेजमेंट के हवाले से क्या टिप्स होंगी? कोई भी अगर टीम बनाना चाह रहा है, जो कि मुझे लगता है कि एक सबसे मुश्किल काम जो कि आपको थका देने वाला काम होता है ना, वो टीम मैनेजमेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। सही है ना। आप एक कदम आगे बढ़ते हो, फिर एक कदम पीछे आना पड़ता है, फिर एक कदम आगे बढ़ते हो, इसमें बड़ा टाइम लगता है। और ज्यादातर इंडस्ट्री से जो मेरे से सवालात होते हैं और लोग पूछते हैं कि किस तरह टीम बनती है, क्या होता है, तो वो ज्यादातर यही होता है कि असल में टीम का मसला है। सस्टेन करना असल में मुश्किल होता है ना। सस्टेन करना मुश्किल। अब ये भी डिपेंड करते हैं ना कि अगर आपके पास एक बैकलॉग में बजट है तो फिर तो आप जो है वो टियर 3 टियर 2 के लोग जो है वो पैसा आप लगा के उनको उठाते हो, कोई मसला ही नहीं है ना। और उन लोगों को उठाने से पहले आप जाहिर है सबसे तो इंडिविजुअल मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, या सबसे जो है वो स्लैक पे डिस्कशन तो नहीं कर सकते, या टूल्स पर नहीं ले सकते। तो आपको एक ऐसा सीईओ या COO फिट करते हो उनके ऊपर जिनसे आप रिपोर्टिंग लेते हो। तो ऐसा बंदा मिलना आपकी लक है। और जो टियर 2 टियर 3 वाली जो है उसके लिए आपने एफर्ट करनी होती है ज्यादा, जो मैंने नोट करा है। ऐसा ही है। और वो टैलेंट आप पार्टनर में नहीं ढूंढो, वो टैलेंट आप हायर ही करो। ऐसे ही जो टेक्निकल टैलेंट है ना, जो कि असल में प्रोडक्शन जिसको हम अपनी फील्ड में कहते हैं, वो आप हायर ही करो। और जो एक विजनरी लीडर्स हैं, जो कि एक जिम्मेदारी लेने वाले लोग होते हैं और जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, आप उनको अपने साथ रखो। सही है। धोखा मिला आपको टीम के अंदर? और मैंने, क्योंकि अक्सर लोगों की जर्नी के अंदर दरमियान में चीजें होती हैं, तो धोखे मिले होंगे? मिले, बिल्कुल मिले। लेकिन जो लोग ऑनेस्ट मिले वो गए भी तो, लेकिन उनके मेरे दिल में आज तक रिस्पेक्ट है। मेरे तो खैर इनिशियली काफी दोस्त भी थे, तो मैंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हार्ड टाइम्स में वो हर तरह से मेरे साथ खड़े रहते थे। और इवन कि अभी जो है रिसेंटली मेरे भाई ने भी मुझे ज्वाइन किया, कुछ साल हो गए, 1.5 साल हो गए शायद अराउंड। तो उन्होंने भी एक अच्छी पोजीशन से छोड़ के वो मेरे पास आया। वो सारी इस तरह की जो जिम्मेदारी आपको बोल रहा हूँ मैं, टियर 1 वाली, वही लीड कर रहे होते हैं, वही सारी चीजें देख रहे होते हैं। मेरा उनसे ज्यादा फोकस रहता है कि मैं उनसे चीजें डिस्कस करूँ, इस तरह आप प्लान करें, इस तरह आप मैप करें, और वो मुझसे अल्टीमेट डिस्कस कर रहे होते हैं, मुझे हिदायत दे रहे होते हैं सारी चीजों में। तो ऐसा बंदा फाइंड करना मुश्किल होता है। ये बाइलाक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ही वो बंदा अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाली है, वो फिर आए मेरी इस तरफ। और जो बाकी टियर 2 है, टियर 3 टैलेंट है, मैं तो आपको उसको बोलूंगा टैलेंट हमेशा हायर ही होता है। टैलेंट मैंने नहीं देखा, आप उस टैलेंट से एक्सपेक्ट करो वो लॉयल्टी पे करके जाए, बहुत रेयर चांस होता है, बहुत रेयर चांस होता है।
बंदा कर रहा है तो अच्छा है, और जाहिर है उसकी लॉयल्टी पे लेकिन शुरुआत ही बैंक लेकिन से- उसकी लॉयल्टी पे करने के लिए आप उसको रिवॉर्ड भी करो साथ साथ। आप उसको इंसेंटिव Incentives दो, दो, आप उसको असल में फील हो कि यार मैं जो हूँ वो इनके करीब तर बंदा हूँ, ऐसा ही, मेरी वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो सेठ को उसका नाम नहीं पता, उसको सेठ का नाम नहीं पता। हाँ, तो ऐसे वो जहाँ तो- कल्चर हो जाता है वो ज्यादा बड़ी वो तो कंपनीज में फिर होता है, तो वो वहाँ पे भी लॉयल्टी इस तरह गेन हो नहीं सकती इस Exactly. कल्चर के अंदर। तो आप भी इनिशियल लेवल पर आके फिर टियर 1 वालों पर ही लॉयल्टी फोकस करते हो। ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ये भी एक रहता है कि मतलब इसके अंदर मैंने अक्सर एक ये चीज देखी है कि जब आप टीम बना रहे होते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं, आप मतलब आप किस तरह रहते हो अपनी टीम के साथ? मैं अपनी टीम के साथ तो बड़ा एक दोस्ताना माहौल रखता था, वो थोड़ा कम मैंने अब किया है, अब हो गया क्योंकि वो मेरे दोस्त भी थे जरूरी तो वो दोस्ती जाहिर होती थी। और फिर हमारा ऑफिस भी इनिशियल डेज में बहुत छोटा ही होता था, तो जाहिर सब साथ ही बैठे हुआ करते थे। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लाइक हर एक से मैं रिपोर्टिंग ना लूं, और तन्हाई में ज्यादा काम करूं, और वो जो टीम है उसके डेडिकेटेडली टास्क उसको असाइन, उसको पता उसकी क्या जेडी, उसने क्या काम करना है, और जाहिर डिस्कशन करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट किस तरह परफॉर्म करना है, उसके लिए जाहिर वो फिर किस लेवल का भी किस टियर का भी बंदा वो मुझसे आगे ओपनली डिस्कस करता है, वो मैं इसलिए ओपन रहता हूं। हायरिंग किस तरह करते हैं? हायरिंग फिलहाल तो हम रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप बिग लेवल मास स्केल पर जाते हो जाहिर वही अल्टीमेट आपके पास चांस होता है। अभी तो इनिशियल डेज में ये होता है कि मेरा अपना सर्कल होता है, और कंपनी के पेज से पोस्ट जाती है तो कोई ना कोई रेलिवेंसी वाला बंदा निकल जाता है। सही तो इस तरह अभी हम लोग हायरिंग करते हैं। सही है। आप अपने मी टाइम के अंदर या आप क्या समझते हैं कि मेरा 1 घंटा आधा घंटा ऐसा होता है जिसमें मैं खुद सीखता हूँ कुछ चीजें? तो आप किताब, कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग पॉडकास्ट देखते हैं, कुछ लोग जो है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो आपकी क्या रूटीन है? फ्री टाइम वाली जो लर्निंग है उसको मैंने खुद से 2 चीजों में डिवाइड करा हुआ है। एक जो टॉपिक है या एक जो विजन है उसको पहले वो पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, और इससे रिलेट मैं जो हूँ वो रिसर्च और डिस्कवरीज कुरान से रिलेटेड वो बहुत देख रहा होता हूँ। इवन के एक फुरकान कुरैशी ब्लॉग के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, तो उन्होंने पूरा लाइक 40,000 सदियों का इल्म कुरान से जोड़ के पहले भी किसी ने डिस्कस किया था ये लाजमी किया हुआ होगा। तो उनकी काफी एपिसोड्स हैं, चैप्टर्स हैं, आसमान जमीन अल्लाह ताला के हवाले से, बहुत डिटेल, बहुत वो दिमाग खोलता है आपका असल में। तो एक इस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। और दूसरा जो है वो जो भी मैंने करेंटली लाइक चीज़ सीखनी होती है, लर्न करनी होती है, या कोई टूल पर मुझे प्रैक्टिस करनी होती है जी, तो थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड करता हूँ। तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलता हूँ। वो ऑब्वियसली कोई ना कोई चैनल होता है या कोई ना कोई टूल होता है या कोई ना कोई मैंने टास्क परफॉर्म करना होता है, उसमें थोड़ी रिसर्च में टाइम लग जाता है। तो लर्निंग इस तरह ही करता हूँ, लाइक वो चीज़ भी बैलेंस रहे, डेली कुछ ना कुछ ग़िज़ा डोज मिलते रहे, ईमान के अलावा आपकी आती रहे और उसको आपको महसूस होते रहे ईमान के अलावा। और दूसरा आपका जो भी लर्निंग टास्क लगा हुआ होता है या आप जो चीज़ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सीख रहे होते हो तो वो वीडियोस देख रहा होता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेशन है या ज़ीशान उस्मानी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनकी, या कोई प्लेलिस्ट स्टोरी होती है गूगल एड्स की या समथिंग मुझे देखना होता है, मैं उसको देख रहा होता हूँ। या जो एक न्यू आइडिया क्लिक कर रहा है उस पर रिसर्च में लग जाता हूँ, उसकी वीडियोस कोई ना कोई सर्च कर रहा होता हूँ, डॉक्यूमेंट देख रहा होता हूँ। तो ये एक हैबिट है। अच्छा, एक चीज़ और, आप क्या समझते हैं कि अगले 5 या 10 सालों में आप टेक इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ देखते हैं? क्या डिफरेंस होने वाला है दुनिया के अंदर टेक को लेके, और किस तरह लोगों के लिए वैल्यू क्रिएशन होगी? क्योंकि मैंने देखा टेक एक तरफ तो ब्लेसिंग भी, एक तरफ थोड़ा डिजास्टर भी क्रिएट करती है। तो आप अगले 10 सालों में, 5 सालों में क्या चीज़ चेंज देख रहे हैं दुनिया के अंदर? एक ज़माने में जब रेफ्रिजरेटर्स आए थे या फ्रिजेज आए थे तो उस टाइम बड़ा एक रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्री थी ये वाली कि यार चीज़ों को क्विक वे में ठंडा किया जा सकता है, काफ़ी चीज़ें स्टोरेज की जा सकती हैं, तो बहुत एक इंडस्ट्रीज खुली। लेकिन उससे और बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी बनी जिन्होंने उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाए? ऐसा ही है, कोका कोला एग्जाम्पल ले लिया हमने। ऐसे और भी इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी हैं। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज हैं अब तो पूरे जो कि आपका मीट, आपकी फार्मास्यूटिकल के ड्रग्स, सब चीज़ें स्टोर करते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज। बैक ऑफ द चीज़ तो वो रेफ्रिजरेटर से ही निकली थी ना। तो ऐसे ही आज के एआई के दौर के अंदर जो एआई को यूज करते हुए कोई प्रोडक्ट बनाएगा या कोई काम करेगा या कोई सर्विस बेचेगा, वो आगे 5 साल 10 साल ही वो लंबा ही सस्टेन करेगा। और फिर और ये टेक्नोलॉजी इसमें एडवांसमेंट आती रहेगी एआई के अंदर। क्वांटम कंप्यूटिंग है वो, इससे बड़ी एक ही चीज़ है, वो गूगल उस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा और क्विक होने वाली है। आपकी कोई 3 इंस्पिरेशंस? मेरी इंस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग लाइफ को लेके, मतलब आप जिनको 3 लोग जिनको आप बड़ा एडमायर करते हो और आप लोगों को भी बोलते हो यार उनको फॉलो करो, सीखो उनसे भी।
मैं ज़ीशान हसन उस्मानी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सही। और इसके अलावा मैं जो मैंने आपको बताया वो लाइफ वाली जो वीडियोस देखता हूँ, मैं लाइफ लर्निंग लेसन्स मिलते हैं मुझे उसके अंदर, फुरकान कुरैशी को मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इन दो से मैं काफ़ी मुस्तफ़ीज़ होता हूँ डेली बेसिस पर। सही। तो मैंने इनका नाम ले रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा मेरे जहन में आ नहीं रहा। आप हैं माशाल्लाह से, आपसे भी इंस्पायर्ड है। मैंने देखा कि बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्लाइंट के ऊपर या सेल्स के ऊपर, और दूसरा HR के ऊपर। सेल्स के बारे में बताएं आप कि आपके क्लाइंट कौन कौन हैं, या आपकी क्या तरतीब है क्लाइंट को लेके आने की सेल्स के लिए। देखिए, सेल्स और एडवर्टाइजिंग आपकी कंपनी के अंदर जो है वो ये डिपार्टमेंट चलते रहना चाहिए। अब आप सो भी रहे हो तो आपकी मार्केटिंग हो रही हो, इस तरीके से आप उस चीज़ को चैनलाइज या ऑटोमेट करें। अब डिफरेंट चैनल हो सकते हैं, आप SEO भी कर सकते हो, आप सोशल ऐड भी चला सकते हो, आप सर्च इंजन ऐड भी चला सकते हो, यूट्यूब ऐड भी चला सकते हो, आप अपने बिजनेस के अंदर एफिलिएट मॉडल रख सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, आप इनकी टीवी पे एडवर्टाइज कर सकते हो, बिल बोर्ड्स पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स। तो आपका जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वो हमेशा इसी साइकिल पे लगे रहे, सेल्स जनरेट करने पर। आपकी कंपनी के लिए लीड जनरेट डेली बेसिस पर हो, इसका साइकिल आप सबसे पहले तो इसका साइकिल आप फिक्स करें, क्योंकि ये चीजें जब तक आएंगी तो जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आप सब जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के फाइनल के लड़के होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना होता है, वो मेरे पास आते हैं। तो मतलब 4 लोगों की टीम है ना, तो 3 सेल्स पर लग जाओ और 1 डेवलपमेंट पे लग जाए, ऐसा ही है, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जब तक सेल्स नहीं आएंगे तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही कर नहीं सकते। क्लाइंट्स की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हमारे मेजरली हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ही हैं, जिसमें आपका एबट भी शामिल है, हमारा एंग्रो भी शामिल है। एंग्रो को हमने इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमने उनको दिया था, उनके इवेंट्स मैनेज किए थे। एबट को बारकोड्स देते हैं, रिटेल बारकोड्स देते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं, कॉस्मोस्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि हमारे उनसे QR कोड्स लेती हैं, और हिलाल है, शालीमार है, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स पाकिस्तान में जो कि बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं हर इंडस्ट्री। पापड़ के हवाले से भी चेरी बॉल वाले भी, चेरी बॉल जो वो MD फूड इंडस्ट्रीज का है, वो भी हमारा क्लाइंट है। तो कैपरी सोप हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये आदत, जैसे डिजाइनर की आदत होती है ना, वो देख के डिजाइन बोलता है कि यार ये ऐसे मैं प्रोडक्ट के पीछे बारकोड चेक करता हूँ किसका है, हमारा है किसका है। नहीं, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए आगे, और आप जो है ना वो आगे जाएं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि आप यूथ से भी मिलते होंगे, लोगों से भी मिलते होंगे, तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स, क्या आप उनके अंदर कमी देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, और आप उनको एडवाइस देना चाहते हो? यार सबसे मेनली जो मैं एक डिस्टर्बेंस देखता हूँ ना उनके अंदर, कि वो अपने आप के अंदर वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि यार ये मैं चीज करूं या नहीं करूं। इस चक्कर और इस सोच के अंदर इतना ओवरथिंक कर देते हैं कि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, या वो कोई स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। अब इतना आप ओवरथिंक करोगे तो आप 6 महीने पहले भी आपका एक सवाल वही था, 6 महीने बाद भी आपका सवाल वही है, तो आप एटलीस्ट कुछ उस 6 महीने टाइम पीरियड के अंदर आप कुछ करके तो लेकर आओ ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, एग्जीक्यूशन में नहीं है, एग्जीक्यूशन में बहुत डिले है, और इसकी बहुत ज्यादा रीजंस हैं। लाइक कोई इंडिविजुअल लेवल पर डिस्टर्ब होता है, कोई फैमिली लेवल पर डिस्टर्ब होता है, कोई फाइनेंस लेवल पर डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो वो बेचारे अल्टीमेट लैग कर रहे होते हैं। अच्छा, आप मेरी बैठक के साथ जुड़े हुए हैं एक अरसे से, मैंने देखा, और आप इससे पहले भी आ चुके हैं जब हमने जुनैद अकरम को बुलाया था। तो आप मेरी बैठक के हवाले से, क्योंकि हम ऑब्वियसली रिवाइव कर रहे हैं फिलहाल डिजिटली, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम दोबारा फिजिकल भी आएंगे, तो आपने इसके बारे में क्या चीज़ फील करी, और ये विजन जो आपको मैंने बताया था, बेसिकली आपको याद भी होगा, हमारा विजन यही है कि हम एक कम्युनिटी ऐसी बनाना चाहते हैं जो कि इन्वॉल्व हो सेल्फ प्रोग्रेशन के अंदर। मौला अली का कॉल हमने पढ़ा था, तो उसके बाद से ये हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि अपने किरदार को बनाने में इस तरह मशगूल हो जाओ कि तुम्हें दूसरों पर तनकीद करने का मौका ना मिले। और मैंने फिर सोचा कि यार हम अगर इर्द गिर्द देखते हैं तो ज़्यादातर यही हो रहा है कि ये उसको बोलेगा, ये उसको बोलेगा, जहाँ हमारा नहीं भी बनता हमें वहाँ भी बोलना है। तो इसके बारे में, इस विजन के हवाले से आप जुड़े हुए, तो आपने क्या फील किया और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, हर चाय के होटल पे जो ग्रुप्स बने हुए तो आधे से ज्यादा ये तो बाहर जाने की बातें कर रहे होते हैं आजकल, और आधे से ज्यादा एक दूसरे पर तनकीद कर रहे होते हैं, या यानी एक काम की बात नहीं चल रही होती है। ऐसा ही। तो मैं उस चीज को, उस कल्चर को मेरी बैठक की प्लेटफॉर्म पर एक डिजिटलाइज या चैनलाइज्ड, या उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का सोचता हूँ, या उसको वहाँ देख रहा हूँ कि वो वहाँ जो बैठे हुए ना, वो वहाँ पे अपने दिल की बात फिर भी नहीं कर पाते, अपने रेलिवेंट कंसर्न्स नहीं पूछ पाते हैं, और अपना ना एजुकेशन गाइडेंस ले पाते हैं, ना अपने जॉब के मसले डिस्कस कर पाते हैं, अपने बिजनेस के एडवाइस ले पाते हैं। बहुत रेयर ग्रुप्स होते हैं जो कि एक
जिनका बहुत ज्यादा बॉन्ड इस तरीके के होता है कि राइट फिट लोगों में बैठ रहे हैं, तो मेरी बैठक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए बन जाएगा इंशाल्लाह वेरी सून, इंशाल्लाह कि वो अपने पर्सनल इश्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं रेलिवेंट पर्सन से, और रेलिवेंट पर्सन उनको विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस भी मिल जाएगा वहां पर, और हर लिहाज से उनकी वहां पे कंसल्टेशन हो सकती है विदाउट हेजिटेशन। और हम इंशाल्लाह उसको इन्वायरमेंट ही ऐसा प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर आगे बंदा इनहैंस हो रहा होगा, सेल्फ इंप्रूव हो रहा होगा, पर्सनल डेवलप्ड हो रहा होगा हर लिहाज से। अब जाहिर है एक नेटवर्क होगा, ये क्योंकि चीज नेटवर्किंग के अंदर आ जाती है, तो ऑब्वियसली हर एक को फायदा हो सकता है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल डिस्कस करूंगा। आपसे मेरी दोस्ती हुई कट से पहले, हमारी दोस्ती बढ़ती गई, आपसे रिलेट मेरे इतने दोस्त बने, हाँ, मुझसे रिलेट आपके इतने दोस्त बने, और आपसे रिलेट मेरे दोस्त बने, इवन के आपके एक ही दोस्त से मुझे प्रोजेक्ट भी मिला, उसकी अराउंड कॉस्ट 2 मिलियन थी, 2 मिलियन, तो मुझे एक ऐप का प्रोजेक्ट मिला, वो आपके दोस्त के ही थ्रू मिला। और ये जरूरी है, कहते हैं ना नेटवर्किंग है, क्यों नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। जनाब बहुत अच्छा लगा इबाद भाई आप यहाँ पे आए, और हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं, बातचीत होती है, डिस्कशन भी होती है, सीखते भी हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई लर्निंग्स भी थी हमारे लिए, बहुत कुछ सीखा। हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि पॉडकास्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप तक वो चीज़ पहुंचाई जाए कि जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें, और उसी के बाद हम कहते हैं लर्न टू इम्प्रूव, कि हम सीखना चाहते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे, और उम्मीद ये रहेगी कि आपको ऐसा पॉडकास्ट दिया जाए या ऐसा सेशंस दिए जाएं आपको कि जिसमें आप जहन की ग्रोथ हो, और हमारा जो डिस्कशन है वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस और फिजिकल फिटनेस और जितने भी ज़िंदगी के अंदर एस्पेक्ट्स हैं एक इंसान की, तो हमारी कोशिश होगी कि उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेके आते रहें आप लोगों के साथ।